और जेवीएम क्या होता है। ठीक है, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि जेडीके, जेआरई और जेवीएम क्या चीज़ है, मुझे पता है। क्या होते हैं? जावा डेवलपमेंट किट हम्म, और जावा वर्चुअल मशीन हम्म, एंड जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। काम क्या होते हैं इनके? क्या क्या काम है इनके? काम तो सर थोड़ा सा भूल गया, प्रॉपर याद नहीं है मुझे। काम की चीज बोल गए। ठीक, सुनो देखो, वैसे थोड़ा थोड़ा याद है पर है ना सही तरीके से याद नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक। व्हाट इज द जावा डेवलपमेंट किट? जेडीके क्या होता है? ठीक है, जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। अब ये जो आज हम पढ़ रहे हैं, तो इसका प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल नहीं है। ठीक है, ये बस जो है वो कभी कभी क्या कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि जेडीके क्या है, जेआरई क्या है, जेबीएम क्या पूछा है है। मुझे, पूछा है। ठीक है, और इंटरनल प्रोसेस क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, तो ये चीज़ आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके का फुल फॉर्म क्या है? जावा डेवलपमेंट किट। अब डेवलपमेंट से क्या समझ में आता है और किट से क्या समझ में आता है? जैसे डॉक्टर की कोई टूल किट होती है, डॉक्टर की जो टूल किट होती है उसमें क्या क्या मिलेगा आपको? बैंडेड मिलेगी, पट्टी मिलेगी, कैंची मिलेगी। ठीक है, मतलब इंजेक्शन मिलेगा, दवाई मिलेंगी। तो उसी तरह जावा के डेवलपमेंट के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जावा के डेवलपमेंट से मतलब क्या है? जावा का प्रोग्राम जो लिखने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरत होती है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है या कहाँ मिलती हैं? वो हमें मिलती है जेडीके से। तो जेडीके मतलब है जावा डेवलपमेंट किट। जावा के डेवलपमेंट के लिए जो किट चाहिए वो है जेडीके। ठीक है, जेडीके इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग जावा प्रोग्राम। तो जेडीके का जो यूज होता है वो काय में होता है? जावा के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। तो जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो किसकी हेल्प से लिखते हैं? वो जेडीके की हेल्प से लिखते हैं। ठीक है, हम इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, किसकी हेल्प से करते हैं? जेडीके की हेल्प से। तो जेडीके जो होता है, जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, अब जो जेडीके होता है उसका स्ट्रक्चर समझो। जेडीके का जो पूरा पार्ट है, अगर जेडीके को हम डिवाइड करें तो जेडीके इक्वल टू होता है जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल। जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल। ठीक है, अब डेवलप जेआरई क्या हो गया? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और प्लस डेवलपमेंट टूल। अब डेवलपमेंट टूल किसको कहेंगे? डेवलपमेंट टूल मतलब जावा के प्रोग्राम को डेवलप करना। ठीक है, मतलब हम जो प्रोग्राम लिखते हैं किसकी हेल्प से लिखते हैं? जावा डेवलपमेंट टूल के हिसाब से, मतलब उसकी सहायता से। अच्छा, जब हम जावा फाइल को कंपाइल करते हैं तो कौन सी फाइल बनती है? ए डॉट जावा को कंपाइल करेंगे तो कौन सी फाइल बनेगी? डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल कौन बनाता है? कौन सी कमांड से बनती है? याद है किसी को? कंपाइल हम कौन सी कमांड से करते हैं? जब हमने पहले स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम बनाए थे कमांड प्रॉम्प्ट से, वहां पे हम कमांड देते थे। जावा जावा, जावा सी डॉट उस ये उस तो क्लास का नाम होता है और फिर तो हाँ, तो ये जो जावा सी है वो क्या है? डेवलपमेंट स्क्रिप्ट। डेवलपमेंट टूल। एक डेवलपमेंट मतलब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए जावा सी का यूज़ करते हैं, ये एक डेवलपमेंट टूल है। अपने प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं? जावा प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं? कौन सा टूल यूज़ करते हैं? कौन सा डेवलपमेंट टूल यूज़ होता है या कौन सी कमांड होती है? भूल गए? जावा, जावा और फाइल का नाम, जावा और क्लास नेम। जावा और क्लास का नाम। ये जावा क्या है? ये डेवलपमेंट टूल है। ठीक है, ये होते कहाँ हैं? अब देखो, ये जेडीके के अंदर होते हैं। क्या क्या होते हैं जेडीके के अंदर? जेडीके के अंदर दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? जेआरई और डेवलपमेंट टूल। अब ये कहाँ मिलेंगी आपको? तो जहाँ पे आपने जेडीके इंस्टॉल किया है। जब आपने जेडीके इंस्टॉल किया था तो आपने देखा होगा कौन से पाथ पे स्टोर हो रहा है। जब आपने पाथ सेट किया होगा तो आपको पता होगा। नहीं पता तो मैं बताता हूँ। जब जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो बेसिकली वो इंस्टॉल होता है सी फोल्डर के अंदर। सी फोल्डर के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा के अंदर जेडीके, ये दिख रहा है जेडीके। अब इस जेडीके के अंदर क्या होता है? ये देखो, जेडीके के अंदर हम गए तो जेडीके के अंदर दो चीज़ होती हैं, जेआरई, जेआरई हो गई, और एक होता है
JRE प्लस डेवलपमेंट टूल। डेवलपमेंट टूल का मतलब कुछ कमांड्स, जिनमें से जावा सी एक कमांड है जो कि कंपाइल करने के लिए यूज़ होती है, जावा एक कमांड है तो जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज़ होती है। ये मिलती कहाँ है? ये बिन के अंदर मिलती हैं, इसीलिए हम बिन तक का पाथ सेट करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो सके, रन हो सके। तो यहाँ पे जितनी भी आप देखो, ये रहा है जावा सी, दिख रहा है, ये कंपाइलर, ये कंपाइल करने के लिए ये वाली कमांड होती है जावा सी। ये रही जावा कमांड जो कि प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज़ होती है। ऐसी बहुत सारी कमांड है यहाँ पे, जावा डब्ल्यू हो गई, ठीक है, जावा पी हो गई, ठीक है, जावा डॉक हो गई। तो ये कई सारी कमांडें हैं जिनका यूज़ करते हैं हम अपने जावा के प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए, कंपाइल करने के लिए, रन करने के लिए। तो इनको क्या बोलते हैं हम? डेवलपमेंट टूल्स। तो JDK किसके बराबर हो गया? अब देखो, JDK के अंदर डेवलपमेंट टूल है जैसे जावा सी, जावा, जावा डॉक, और JDK के अंदर क्या है? JRE भी है, JRE भी है, ठीक है। तो JDK को हम बोल सकते हैं JRE प्लस डेवलपमेंट टूल। आई बात समझ में? नहीं आई सर, मुझे तो नहीं आई। ये JDK है, ये JDK है जहाँ पे इंस्टॉल है हमारा JDK। यस सर। एक मिनट, कितनी बार बोला कार से लगा लिया करो, खटखटा रही। ठीक, देखो ये JDK है जहाँ पे हमने JDK इंस्टॉल किया था। इसके अंदर गए, इसके अंदर हमको क्या मिला? एक तो JRE का फोल्डर है, ठीक है, और एक बिन का फोल्डर है। लेकिन बिन के तो हम ये कह सकते हैं JRE के अंदर, सॉरी, JDK के अंदर JRE होता है, और अगर बिन के अंदर जाएंगे तो कुछ डेवलपमेंट टूल है। डेवलपमेंट टूल कौन कौन से? जावा सी जो कि कंपाइल करने के लिए यूज होता है, जावा जो कि जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज होता है, जावा पी होता है इसकी प्रोफाइल देखने के लिए, जावा डॉक होता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो इनको बोलेंगे डेवलपमेंट टूल। ये जो कई सारे टूल दिख रहे हैं इनको डेवलपमेंट टूल बोलेंगे। और ये रहा हमारा JRE, और JRE के अंदर भी बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसको अभी देखते हैं JRE को। तो हम ये कह सकते हैं JDK के अंदर JRE आता है और डेवलपमेंट टूल आते हैं, ये जो रहे, ठीक है। तो JDK इक्वल टू JRE प्लस डेवलपमेंट टूल, ये हम कह सकते हैं क्या? JDK इक्वल टू JRE प्लस डेवलपमेंट टूल, मतलब JDK के अंदर JRE होता है और डेवलपमेंट टूल होते हैं। आई बात समझ में? यस सर। अब फर्दर बात Yes, करें, ठीक है, अब आगे बात करें JRE। ये जो JRE है इसको भी फिर से डिवाइड करते हैं। JRE के अंदर होता है JVM प्लस लाइब्रेरी क्लासेस। क्या होता है JRE के अंदर? JVM और लाइब्रेरी क्लासेस। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो ये रहा है अपना आपका JDK। ये जो पूरा है रेड बॉक्स प्लस ये वाला बॉक्स, ये क्या होगा? आपका JDK। क्योंकि JDK क्या है? इक्वल टू जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो कि JRE का शॉर्ट फॉर्म है, प्लस डेवलपमेंट टूल। तो ये जो पूरा रेड वाला हो गया वो हो गया JDK, ठीक है। अब JRE के अंदर जाए तो ये जो पार्ट है, ये वाला, ये ब्राउन पार्ट, ये है JRE, सॉरी, हाँ, JRE के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? दो चीज़ आती हैं, JVM जिसको जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं, प्लस लाइब्रेरी क्लासेस, ठीक है। JVM बोलते हैं, JVM प्लस लाइब्रेरी क्लास। JVM का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन। हमारा जो प्रोग्राम होता है डॉट क्लास फाइल को रन कौन करता है? वो JVM रन करता है, ठीक है। डॉट क्लास फाइल जो बन जाती है, कंपाइलर जो डॉट क्लास फाइल बनाता है उसको एक्चुअल में रन कौन करता है? वो करता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो JRE के अंदर क्या आता है? JVM और लाइब्रेरी क्लासेस। तो इसके अंदर हम देखेंगे तो जो JRE फोल्डर है इसके अंदर जो भी चीज़ें, जैसे बिन है, बिन के अंदर जो भी DDL फाइल है उनको हम JVM बोल सकते हैं, ठीक है, या और लिब लाइब्रेरी, कुछ लाइब्रेरी फाइल्स हैं। हम तो इतना समझ लें कि JRE इक्वल टू JVM प्लस लाइब्रेरी क्लासेस, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पे समझना जरूरी है कि JDK क्या होता है? JDK होता है JRE प्लस डेवलपमेंट टूल, और फर्दर JRE को डिवाइड किया तो JVM और लाइब्रेरी क्लासेस। यहाँ पे जो हम सीखेंगे आगे वो हम JVM का फुल स्ट्रक्चर समझेंगे। मतलब मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डेफिनेशन आपकी पूछी जाएगी, JDK, JRE और JVM में क्या है। तो आप कहोगे JDK इक्वल टू JRE प्लस डेवलपमेंट टूल, और JRE इक्वल टू JVM प्लस लाइब्रेरी क्लासेस, ठीक है। और फिर आता है JVM। JVM का काम होता है आपके प्रोग्राम को रन करना।
ठीक है, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम तो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे JVM आज। यहाँ तक बात समझ में आई? सर इसमें एक चीज है, इसमें लाइब्रेरी क्लासेस क्या होती है सर इसमें? देखो, ये लाइब्रेरी क्लासेस कुछ होंगी, ऐसे लिब के अंदर कुछ लाइब्रेरी क्लासेस होंगी, वो उनसे उनसे हमको ऐसा कोई ध्यान नहीं, पता नहीं, वो नहीं करना, उनको जानना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमें मेन मकसद है यहाँ पे JVM को पढ़ना, JVM पढ़ेंगे हम। आप सिर्फ एक डेफिनेशन के लिए बोल सकते हो कि JRE इक्वल टू JVM लाइब्रेरी क्लासेस। कुछ लाइब्रेरी होंगी जावा की, इनके अंदर होंगी, मुझे पता नहीं है किसको लाइब्रेरी पहले से बनी हुई क्लासेस होंगी। हाँ, पहले से बनी हुई क्लासेस कह सकते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है पहले से बनी हुई क्लास? बिल्कुल बिल्कुल वही है, जैसे सिस्टम क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है, ऐसे हजारों क्लासें होती हैं। ठीक है, जो कि हमको जावा के प्रोग्राम डेवलप करने में, जावा के प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, वो कुछ चीज़ें, कुछ फाइलें होंगी, फाइल कह लो उसको, फाइल कह लो, क्लासेस कह लो, जो कि जावा के प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करती होंगी, वो होती है। हमको लाइब्रेरी क्लासेस नहीं पढ़नी, हमको पढ़नी है JVM। मेन होता है JVM, क्योंकि JVM ही आपकी डॉट क्लास फाइल को रन करता है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके सर। ठीक है, तो डेफिनेशन में अगर कोई JDK पूछता है तो JDK इक्वल टू JRE प्लस डेवलपमेंट टूल, और JDK का काम होता है हमारे प्रोग्राम को डेवलप करना। JRE इक्वल टू JVM प्लस लाइब्रेरी क्लासेस। JRE का काम क्या होता है? JRE का काम क्या होता है? हमारे प्रोग्राम को रन होने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए वो प्रोवाइड करना। जैसे गेहूँ कौन से टाइम पे होते हैं? गर्मियों में, सर्दियों में? सर्दियों में। सर्दियों में सर। क्यों? क्योंकि उनको सर्दियों का इन्वायरमेंट चाहिए। ऐसे हमारा जो जावा का प्रोग्राम है उसको रन होने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए वो कौन प्रोवाइड कराता है? JRE। लेकिन किसकी हेल्प से कराता है? JVM। सारा टेक केयर जो करता है वो JVM करता है। वो कैसे करता है वो हम इस क्लास में देखेंगे, बट जो प्रोवाइड कराता है वो JRE प्रोवाइड कराता है। ठीक है, JRE के अंदर ही JVM आता है। ठीक है, तो व्हाट इज JVM? JVM का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, मतलब ये एक एग्जिस्टेंस नहीं है इसका, एक वर्चुअली चीज है, मतलब जिसको आप ये सॉफ्टवेयर के लिए म्यूट करो यार, इसका अनम्यूट है। ठीक है, तो JVM का काम क्या होता है? जावा कंपाइलर कंपाइल्स द जावा फाइल एंड कन्वर्ट अ जावा इनटू अ डॉट क्लास फाइल। कंपाइलर का काम क्या होता है? जो आपकी जावा फाइल होती है उसको डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब जो डॉट क्लास फाइल होती है उसका क्या होता है? देन दैट डॉट क्लास फाइल इज इनपुट इनटू द JVM। अब वो डॉट क्लास फाइल किसको दे दी जाती है? JVM को। ठीक है, नाउ JVM लोड्स एंड एग्जीक्यूट द डॉट क्लास फाइल। ठीक है, अब क्या करता है JVM? क्या करता है? उस डॉट क्लास फाइल को लोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो क्या चीज़ है? हमने जावा सी किया, जावा सी कमांड चलाई या कंपाइल की डॉट जावा फाइल को, तो डॉट क्लास फाइल बन गई। अब वो डॉट क्लास फाइल किसको दे दी जाती है? JVM को, और JVM उसको लोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। कैसे लोड करता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है, वो हम आगे देखते हैं। अब JVM का आर्किटेक्चर देखो, तो JVM का जो आर्किटेक्चर है कैसे काम करता है, ये रहा इसका आर्किटेक्चर। इसको देखो ध्यान से, ये आपको भले ही टफ लग रहा होगा, लेकिन जब इसको समझ लोगे तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आर्किटेक्चर है। अब JVM जो होता है, जो हमारी क्लास को रन करता है या डॉट क्लास फाइल को रन करता है, उसके 3 पार्ट होते हैं। क्या होता है 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? क्लास लोडर सब सिस्टम। पहले पार्ट का नाम होता है क्लास लोडर सब सिस्टम, पहले पार्ट का नाम। दूसरे पार्ट का नाम होता है रन टाइम डेटा एरियाज। तीसरे पार्ट का नाम होता है एग्जीक्यूशन इंजन। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। राहुल कुशवाहा कौन है? कोई जानता है राहुल कुशवाहा को? नहीं सर। नो सर। ओके, तो जो आपका JVM है, ठीक है, तो JVM के मेनली 3 पार्ट हो गए। कौन कौन से? क्लास लोडर सब सिस्टम,
रन टाइम डेटा एरिया और एग्जीक्यूशन इंजन। ठीक है, इनके अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, वो देखेंगे। तो अभी अगर आप इसको देखोगे तो ये रहा आपका क्लास लोडर सब सिस्टम, पहला पार्ट। इसमें 3 पार्ट होते हैं, लोडिंग, लिंकिंग और इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं लोडर के, लोडिंग, लिंकिंग और इनिशियलाइजेशन। रन टाइम डेटा एरिया, इसका मतलब क्या है कि जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, मेथड डिफाइन करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इन सबको मेमोरी कहाँ कहाँ मिलती है, कहाँ किस चीज़ को मेमोरी मिलती है। और तीसरा पार्ट होता है एग्जीक्यूशन इंजन, मतलब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कौन करता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो क्लास लोडर सब सिस्टम है 3 पार्ट। अब जो पहला जो क्लास लोडर, उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन सा होता है? लोडिंग, लिंकिंग और इनिशियलाइज। तो लोड्स, लिंक्स एंड इनिशियलाइज द डॉट क्लास फाइल। ठीक है, क्या होता है लोडिंग, समझो। पहले पार्ट में क्या होता है, जो आपकी डॉट क्लास फाइल बन गई, तब डॉट क्लास फाइल बन गई तो काम क्या होता है फिर? लोडिंग। लोडिंग इज डन बाय क्लास लोडर। देखो, क्लास लोडर होते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी डॉट क्लास फाइल को लोड करते हैं। जैसे आपको मान लिया कोई चीज़ किसी चीज़ में भरनी है, जैसे आलू है, उसको बोरी में भरना है, तो किसी कुछ ना कुछ चाहिए ना, आपको तसला चाहिए जिसमें आलू भरोगे फिर बोरी में भरोगे। ऐसे ही जो आपकी डॉट क्लास फाइल होती है, उसको जेबीएम में लोड कौन करता है? लोडर। लोडिंग इज डन बाय क्लास लोडर। तो क्लास लोडर होते हैं जो कि क्लास को लोड करते हैं। कौन सी क्लास को? डॉट क्लास को, डॉट क्लास फाइल को। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लास लोडर। 3 तरह के क्लास लोडर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर और एप्लीकेशन क्लास लोडर। 3 तरह के क्लास लोडर होते हैं। ठीक है, जो आपकी डॉट क्लास फाइल होती है उनको 3 क्लास लोडर होते हैं, वो लोड करते हैं। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर और एप्लीकेशन क्लास लोडर। आई बात समझ में? तो जो आप यहाँ पर देखो, क्लास, मान लो यहाँ पे क्या है, ये डॉट क्लास फाइल है, इसको जेबीएम में लोड कौन करेगा? लोडर करेगा। कौन से फेज में करेगा? लोडिंग। ये एक प्रोसेस है। ठीक है, क्लास लोडर की, क्लास लोडर सिस्टम जो एक पार्ट है जेबीएम का, उसकी एक, इसके 3 पार्ट होते हैं, लोडिंग, लिंकिंग और इनिशियलाइजेशन। जिसमें से जो लोडिंग वाला पार्ट है, जो लोडिंग होती है, वो 3 लोडर करते हैं। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर और एप्लीकेशन क्लास लोडर। जैसे अगर आप बोरी में आलू भर रहे हो तो जरूरी थोड़ी ना आप तसला अकेले से भरोगे, आपका कुछ और भी सामान हो सकते हैं। तो इसी तरह जो आपकी डॉट क्लास फाइल होती है वो 3 लोडर द्वारा लोड होती है। ठीक है, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर लोड करता है, एक्सटेंशन क्लास लोडर और एप्लीकेशन क्लास लोडर। ठीक है, अब ये जो डॉट क्लास फाइल होती है, कौन कौन सी डॉट क्लास फाइल को कौन सा क्लास लोडर लोड करता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने गहराई में कोई नहीं जाता। ठीक है, तो भी मैं आपको बता देता हूँ, बट याद रखने की जरूरत नहीं है। जो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर होता है, ये बूटस्ट्रैप, वो क्या करता है, जब आप इसका जाओगे ना, तो यहाँ पे जेडीके के अंदर, जेडीके के अंदर जो बिन होता है, SRC, ये सोर्स हो गया आर्किटेक्ट। ओके, पता नहीं इसके अंदर, देखो वो मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ होता है। एक्चुअली जो जावा होती है ना, तो जावा में भी बहुत सारी क्या कहते हैं, डॉट क्लास फाइल होती हैं। डॉट क्लास का मतलब जैसे स्ट्रिंग है, तो जावा क्या करता है, जावा ने अगर हमको दी है जो भी क्लास है, वो जावा फाइल थोड़ी ना दी है, वो हमको देता है डॉट क्लास फाइल। ठीक है, तो जावा की बहुत सारी डॉट क्लास जो फाइल होती हैं, उनको लोड करने का काम एक आरटी डॉट जार होती है। देखो, अब मुझे ढूंढना पड़ेगी, वो मुझे पता नहीं, एक आरटी डॉट जार करके फाइल मिलेगी। इसी में जेडीके में आप ढूंढोगे ना, तो जेडीके किसी न किसी फोल्डर में आईटी डॉट जार करके एक जार फाइल होती है। जार फाइल का मतलब होता है कि बहुत सारी डॉट क्लास फाइल को हम एक फाइल में रख देते हैं। तो
या कहें कि जो डॉट क्लास फाइलें होती हैं उनको हम कंप्रेस कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं या जिप कर लेते हैं। तो डॉट क्लास फाइलों को जिप करके एक फोल्डर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं जार फाइल। तो जेडीके के अंदर एक rt.jar नाम का फोल्डर होता है जिसके अंदर बहुत सारी डॉट क्लास फाइलें होती हैं, उनको लोड करने का काम करता है हमारा बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। ठीक है, एक्सटेंशन क्लास लोडर क्या काम करता है कि यहाँ पे एक ext करके फोल्डर होता है, वो किस में होता है लिब के अंदर, हाँ ये जो ext फोल्डर दिख रहा है, ये जो ext फोल्डर, इसके अंदर जाएंगे तो ये क्या है, सारी जार फाइल है। देखो जार जार दिख रही है, जार का मतलब है इनके अंदर बहुत सारी डॉट क्लास फाइल है, इनको लोड करने का काम कौन करता है, आपका एक्सटेंशन क्लास लोडर। एक्सटेंशन का मतलब हो गया कि एक्सटेंशन फोल्डर की, एक्सटेंशन फोल्डर इसकी जो, इसके अंदर जो भी डॉट क्लास फाइल है इनको लोड करने का काम करता है एक्सटेंशन क्लास लोडर। और एप्लीकेशन क्लास लोडर क्या काम करता है, हम जो अपनी जावा फाइल बनाते हैं उसकी जो डॉट क्लास फाइल बनती है उसको लोड करने का काम एप्लीकेशन क्लास लोडर करता है। तो आ रही है बात समझ में। तो ये डेप्थ हो गया थोड़ा कि जो 3 क्लास लोडर दिए हैं वो इसलिए दिए हैं कि अलग अलग डॉट क्लास फाइल को लोड करते हैं, जिसमें से एप्लीकेशन डॉट क्लास लोडर होता है वो हमारी डॉट क्लास फाइल को लोड करता है, एक्सटेंशन क्लास लोडर है वो एक्सटेंशन फोल्डर है जो जेडीके के अंदर, उसके अंदर जो डॉट क्लास फाइल है उनको लोड करता है, और बूटस्ट्रैप क्लास लोडर है तो एक rt.jar नाम के फोल्डर भी होता है। ठीक है, वो कहाँ पे होगा, हाँ ये रहा, देखो ये rt.jar है ना, ये rt.jar, ये भी जार फाइल है, इसके अंदर भी बहुत सारी डॉट क्लास फाइल है, इनको लोड करता है बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। आई बात समझ में। हेलो, यस सर, ठीक है। यस सर। तो अगर जिनको डेप्थ में जाना है उनके लिए मैंने बता दी कि ये जो तीन लोडर हैं वो क्या क्या काम करते हैं, जिनको नहीं जाना वो सिर्फ नाम याद रख लें कि 3 तरह के लोडर होते हैं जिनका काम होता है डॉट क्लास फाइल को लोड करना, किसमें, जेबीएम में। ठीक है, ओके। अब दूसरा फेज क्या आता है इसका, लिंकिंग। मतलब डॉट क्लास फाइल आपकी लोड हो गई, लोड हो गई, अब क्या होगा, अब जैसे वही एग्जांपल सीन था, मान लो कि आपकी आलू की बोरी है, अब वो पूरी भर गई तो उसको वहाँ तो छोड़ोगे नहीं, उसको सिल के, उसको सिलोगे और फिर उसको और आगे पहुँचाओगे, जैसे ट्रॉली में डालोगे, कहीं भी कसोगे, कहीं भी रखोगे। तो उसका नेक्स्ट फेज क्या हो गया, लिंकिंग। लिंकिंग में क्या होता है, लिंकिंग में दो प्रोसेस होती हैं, एक वेरीफाई होता है और दूसरी होती है प्रिपेयर। अच्छा, वेरीफाई का मतलब क्या होता है, जो हमारी, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो हमारी डॉट क्लास फाइल होती है उसके अंदर क्या होता है, कोई बता सकता है, डॉट क्लास फाइल जो होती है उसके अंदर क्या होता है। हम ना जो जावा कोड लिखते हैं वो कंपाइल होने के बाद काय में कन्वर्ट हो जाता है, फाइल का नाम तो डॉट क्लास बन जाता है, कोड क्या होता है, उस कोड को क्या बोलते हैं। सर वाइट कोड। वेरी गुड, वेरी गुड, बाइट कोड। देखो कभी भी तो डॉट क्लास फाइल बनेगी ना, और जब आप उसको खोलोगे तो वो जैसे हमारी जावा फाइल दिखती है वैसी फाइलें दिखेगी। वो क्या होता है कि जावा के जो सोर्स कोड होता है, जो हम कोड लिखते हैं उसको सोर्स कोड बोलते हैं। जब फाइल कंपाइल हो जाती है तो कंपाइलर क्या करता है, उस सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब क्लास तो लोड हो गई, तो वो वेरीफाई जो प्रोसेस होती है, लिंकिंग जो प्रोसेस है, लिंकिंग में 2 प्रोसेस होती हैं। पहली होती है वेरीफाई। वेरीफाई क्या करता है, बाइट कोड वेरीफायर विल वेरीफाई वेदर द जनरेटेड बाइट कोड इज करेक्ट और नॉट। मतलब जो बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ है, हमारा जो सोर्स कोड है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ है, वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ। अगर सही तरीके से नहीं हुआ है, सही तरीके से नहीं हुआ है तो उसको एरर आ जाती है कि वेरिफिकेशन एरर आ जाती है हमारी क्लास में। ठीक है, आ रही है बात समझ में, कोई कंफ्यूजन है इस यस बात में। सर। ठीक है, यस सर। मतलब यस सर। अगर उससे रिलेट करें, मान लो आपने बोरी में आलू तो भर लिया और बोरी को जैसे ही उठाया वो फट गई, इसका मतलब क्या हुआ, वो जो आलू की बोरी है वो सही तरीके से वेरीफाई नहीं हुई है, क्योंकि वो फटी गई, आगे कहाँ जाएगी, उसको आगे भेजना है। तो बाइट कोड वेरीफायर क्या करता है, जो आपकी जो कोड है, जो सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ है उसको चेक करता है कि वो सही तरीके से कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ। सही तरीके से हुआ है तो गुड है, अगर नहीं हुआ तो वेरिफिकेशन एरर सेंड कर देता है कि भाई वेरिफिकेशन एरर आ गई। ओके, दूसरा फेज क्या होता है लिंकिंग का, प्रिपेयर। प्रिपेयर में क्या होता है, यहाँ पे अब देखना मैं क्यों कह रहा था
कि जो जो वेरिएबल होते हैं, जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, उनको मेमोरी कहाँ मिलती है? क्लास लोडिंग टाइम में। और क्लास लोडिंग टाइम में भी जो लोडर होता है, क्लास लोड हो गई, उसका किस फेज में मिलती है? लिंकिंग फेज में। देखो लिंकिंग फेज में क्या मिलेगी, क्या लिखा है? प्रिपेयर जो फेज होता है उसमें फॉर ऑल स्टैटिक वेरिएबल, जितने भी स्टैटिक वेरिएबल हैं हमारी क्लास में, मेमोरी विल बी एलोकेटेड एंड असाइंड विद द डिफॉल्ट वैल्यू। अब इस फेज में क्या मिलता है? प्रिपेयर फेज में जो भी हमने स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन किए हैं, मान लिया स्टैटिक इंट डिफाइन किया है एज, अच्छा, तो इस फेज में एज जो वेरिएबल है उसको मेमोरी मिल जाएगी। इंट है, इंट को कितनी बाइट मेमोरी लगती है? इंट को कितनी बाइट मेमोरी लगती है? इंट कितनी बाइट मेमोरी लेता है? इंट का साइज क्या होता है? 1 बाइट। तो 1 बाइट लगेगी। अरे वो तो बाइट का होता है दोस्त। 4 4 बाइट का होता है सर। 4। जी सर। म्यूट कर लो यार, किसी का साउंड आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो इस फेज में क्या होगा, जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है एज, और वो इंटीजर टाइप का, तो इसको 4 बाइट की मेमोरी मिल जाएगी। ठीक है, मिल जाएगी इस वेरिएबल को। और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मान लिया, देखो मैंने इस वेरिएबल को असाइन किया 10, मैंने एज क्या डाली है 10, तो यहाँ पे एज की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? इसको कितनी मिल जाएगी? जल्दी बताओ। 10 नो, 0 0। क्यों मिलेगी 0? डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी ना सर उसको। देखो इस फेज में, कौन से फेज में? लिंकिंग के प्रिपेयर फेज में जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उनको मेमोरी मिल जाती है, मेमोरी मिल गई, और जो वेरिएबल होते हैं उनको डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया जाता है। भले ही हमने 10 दिया है अपने सोर्स कोड में, अपनी जावा क्लास में जो भी कोड लिखा है, बट इस फेज में यहाँ पर जब क्लास लोड हुई और लिंकिंग की प्रोसेस चल रही है, उसमें इस वेरिएबल को मेमोरी मिली, भाई ये तुम्हारी जगह है, तुम यहाँ रहोगे, ठीक है, और उसको वैल्यू क्या मिलेगी? डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर की होती है 0, तो 0 मिल जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? लिंकिंग का फेज क्लियर हुआ? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो। नो सर। तीसरा फेज देखो किसका? क्लास लोडर सब सिस्टम। ठीक है, तो 2 फेज हमने जान लिए, क्लास लोडर सब सिस्टम के 2 फेज जान लिए। पहला लोडिंग और लिंकिंग। लोडिंग में क्या होगा? डॉट क्लास फाइल होती है वो लोड होती है। लोड किसके द्वारा होती है? लोडर के द्वारा। लोडर कौन कौन से होते हैं? बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर और एप्लीकेशन क्लास लोडर। उसके बाद लिंकिंग होती है। लिंकिंग में 2 चीज़ें होती है, वेरीफाई, इसमें जो बाइट कोड बना है डॉट क्लास फाइल में, जो बाइट कोड होता है वो वेरीफाई होता है, सही होता है तो कोई दिक्कत नहीं, गलत होता है तो एरर आ जाती है। दूसरा काम होता है प्रिपेयर। प्रिपेयर में क्या होता है? जो भी हमने क्लास फाइल में स्टैटिक वेरिएबल दिए हैं उनको मेमोरी मिल जाती है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू से असाइन हो जाते हैं वेरिएबल। तीसरा फेज होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीबॉडी जिसने पढ़ा है पहले? इसमें वैल्यू इनिशियलाइज होती होगी ना सर? वेरी गुड। सर फाइनल वैल्यू से असाइन हो जाता है सर, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, इन दिस फेज ऑल स्टैटिक वेरिएबल विल बी असाइंड विद द ओरिजिनल वैल्यू। जैसे यहाँ पे एज की वैल्यू क्या है? 10। तो इस फेज में, इनिशियलाइजेशन फेज में, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू से हटके इसको ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी 10, और जो भी हमने स्टैटिक ब्लॉक बनाए हैं अपनी क्लास में वो इस फेज में ऊपर से नीचे की ओर एग्जीक्यूट हो जाए। ऊपर से नीचे का मतलब, अगर हमने अपनी क्लास में 2-3 स्टैटिक ब्लॉक लिखे हैं तो जो पहले होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर उसके बाद तो जो एग्जीक्यूट होते हैं स्टैटिक ब्लॉक कौन से फेज में होते हैं? क्लास लोडर सब सिस्टम के इनिशियलाइजेशन फेज में। इतना क्लियर हुआ? तीसरे फेज में क्या हो रहा है कि वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल को ध्यान रखना, स्टैटिक की बात हो रही है, इंस्टेंस की नहीं हो रही। इंस्टेंस को नहीं मिल रहा है यहाँ पे कुछ भी। स्टैटिक वेरिएबल को जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो हमने असाइन की है वो मिल गई, प्लस जो स्टैटिक ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो गए। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो सर ये इसमें ओनली ब्लॉक
ये कि सब मतलब कंस्ट्रक्टर वगैरह सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे स्टैटिक। नहीं, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का होता है दोस्त, स्टैटिक तो ब्लॉक होता है ना। नहीं वो मेथड होता है इसका। नहीं, स्टैटिक मेथड यहाँ कॉल नहीं होंगे, क्योंकि अगर देखो स्टैटिक ठीक मेथड है। कॉल होते तो हम जब देखो हमने दो स्टैटिक ब्लॉक बनाया था, हमने मेन मेथड के अंदर कुछ नहीं लिखा और उसको रन कराया, तो हमने देखा कि कुछ नहीं किया तब भी हमारा स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। बट अगर मेथड वहाँ पर डिफाइन है तब भी मेथड थोड़ी ना एग्जीक्यूट होगा, मेथड को तो कॉल करना पड़ेगा, भले ही हम क्लास के नाम से करें या कैसे भी करें उसको कॉल। मेथड तब कॉल होता है जब मेथड तब एग्जीक्यूट होता है जब हम उसको कॉल करते हैं, ठीक है, चाहे क्लास के नाम से करें चाहे ऑब्जेक्ट के नाम से करें। बट स्टैटिक ब्लॉक जो होते हैं वो क्लास लोडिंग टाइम पे ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और क्लास लोडिंग में भी हम और अंदर गए तो कहाँ होते हैं, क्योंकि क्लास लोडिंग के 3 पार्ट होते हैं, मतलब क्लास लोडर के 3 पार्ट होते हैं, लोडिंग, लिंकिंग और इनिशियलाइजेशन। तो इस वाले फेज में यहाँ आके स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये जो पहला पार्ट था, जो 3 पार्ट थे जेवीएम के, पहला पार्ट क्लास लोडर सब सिस्टम, ये आप सब लोगों को पूरी तरह क्लियर हुआ? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा फेज क्या आता है, रन टाइम डेटा एरियाज। रन टाइम डेटा एरियाज का मतलब क्या हुआ कि जो हमने मतलब क्लास में वेरिएबल डिफाइन किए हैं उनको मेमोरी मिलती कहाँ है एक्चुअल में। ठीक है, रन टाइम डेटा एरिया। अब रन टाइम जो डेटा एरिया है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब कहाँ कहाँ डिफरेंट चीज़ों को, जैसे वेरिएबल हो गया, अब वेरिएबल में स्टैटिक वेरिएबल हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया, मेथड हो गया, इन ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया, इन सबको मेमोरी मिलती कहाँ है। अब जो मेमोरी होती है ना उसका भी डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, मेमोरी भी हमारी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इसको देखो, डायग्राम को देखो, इसमें मेमोरी जो है ये पूरी मेमोरी मान लो। अब इसको डिफरेंट एरिया में बांट दिया। कौन कौन से एरिया में बांटा, मेथड एरिया में, हीप एरिया में, स्टैक एरिया में, पीसी रजिस्टर एरिया में और नेटिव मेथड स्टैक में, ठीक है। 5 एरिया में जो मेमोरी होती है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है, 5 एरिया में मेमोरी डिवाइड हो जाती है। अब काम कैसे करती है, कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी वो देखो, मेथड एरिया। मेथड एरिया में क्या क्या जाता है, मेथड एरिया में क्या जाएगा, मेथड एरिया ऑल द क्लास लेवल डेटा विल बी स्टोर्ड हियर। तो मेथड एरिया होता है उसमें क्लास लेवल का डेटा स्टोर होता है। क्लास लेवल का मतलब क्या समझते हैं, मतलब जैसे स्टैटिक वेरिएबल है वो क्लास लेवल का डेटा है, मतलब जो चीज़ ऑब्जेक्ट बनाने पे चेंज ना हो, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज ना हो, उसको बोलते हैं क्लास लेवल। जैसे कोई वेरिएबल स्टैटिक है उसकी वैल्यू सारे ऑब्जेक्टों के लिए सेम होती है, हाँ या ना। आपके कॉलेज का Yes, नाम, sir. यस सर। आपके कॉलेज का नाम हमने स्टैटिक लिया। अब वो स्टैटिक जो लिया है वो भले ही हम 100 ऑब्जेक्ट बना लें वो सब ऑब्जेक्टों के लिए सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, और उसको मेमोरी भी एक बार मिलेगी। Yes. तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी नहीं करती, उनको वो जो चीज़ें स्टैटिक कह लो, वो कहाँ स्टोर होती हैं, क्लास लेवल की चीज़ें मेथड एरिया में। जैसे स्टैटिक वेरिएबल कहाँ स्टोर होंगे, और क्लास नेम जो क्लास Method area. मेथड एरिया में, क्लास का नेम कहाँ स्टोर होगा, क्योंकि क्लास लेवल की इंफॉर्मेशन है मेथड एरिया में। क्लियर है? सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ जी। सर जैसे आपने और बताया स्टैटिक वेरिएबल क्लास लेवल वेरिएबल होते हैं, तो इसमें फाइनल भी आ जाएगा क्या? फाइनल देखो फाइनल वेरिएबल। लेकिन फाइनल को तो मेमोरी मिलती है ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग मेमोरी मिलती है। वो नहीं वो भी तो चेंज नहीं होता कहीं पे भी जाके। मेमोरी की बात कर रहा हूँ जिसको सिर्फ एक बार मेमोरी मिले। क्लास का नाम है, क्लास के नाम को मेमोरी कितनी बार मिलेगी, एक बार। एक बार। स्टैटिक को मेमोरी कितनी बार मिलती है, एक बार।
तो जिन चीज़ों को एक बार मेमोरी मिलती है वो मेथड एरिया में स्टोर होते हैं, ठीक है। फाइनल भले ही चेंज नहीं होता, ठीक। बट ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट उसको बार बार मेमोरी मिलती है, ठीक है। जी ठीक है। दूसरा जो एरिया है वो है हीप एरिया। क्या है हीप एरिया? तो हीप एरिया में क्या स्टोर है? जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, याद रखना, जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जितने भी हमारे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं और जितने हमारी एरे होते हैं, एरे हमारे ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस वेरिएबल और एरे के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे काय में स्टोर होते हैं? हीप मेमोरी में। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? यस सर। ठीक है, ओके। तीसरी चीज़ है स्टैक एरिया। स्टैक एरिया क्या होता है? जितने भी हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल्स और मेथड कॉल। मेथड कॉल और मेथड डेफिनेशन में पता अंतर है, पता आपको? मेथड कॉल और मेथड डेफिनेशन में नहीं है सर। क्या है? इतनी बात तो बता दिया। ये क्या है? तो कॉलिंग मेथड कॉल है। हाँ, तो इसी को तो बोल रहा हूँ, मेथड कॉलिंग कॉलिंग। स्टेटमेंट। मेथड कॉलिंग। लोकल वेरिएबल। ये दादा लोकल वेरिएबल कहाँ, मेथड कॉलिंग है ये। मेथड कॉलिंग है। हाँ, तो जो मेथड कॉलिंग होती है वो कहाँ स्टोर होती है? मेथड कॉलिंग, मेथड कॉल मतलब जो मेथड कॉल कर रहे हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन। और लोकल वेरिएबल किसको बोलते हैं? जो वेरिएबल मेथड के बाहर रहते हैं, वो मेथड के अंदर रहते हैं। मेथड हाँ तो मेथड के अंदर रहने वाले वेरिएबल, मेथड के अंदर रहने वाले वेरिएबल और मेथड कॉल। लोकल वेरिएबल। मेथड कॉल मतलब ये जो हम कॉल करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट m1, ये मेथड कॉल हो गई, ठीक है। ये कहाँ स्टोर होते हैं? स्टैक मेमोरी में, ठीक है। किस में होते हैं? स्टैक मेमोरी में। हेलो, आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मेथड एरिया में स्टैटिक वेरिएबल और क्लास नेम, ऐसे याद रख लो। हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस वेरिएबल और एरे का जो भी एरे का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो, ठीक है। मतलब ठीक है, सारी एरेज जो होती हैं वो भी हीप मेमोरी में स्टोर होती हैं। स्टैक एरिया में क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल और मेथड कॉल, ठीक है। चौथे जो मेमोरी होती है वो होती है पीसी रजिस्टर। पीसी रजिस्टर में क्या स्टोर होता है? पीसी रजिस्टर टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द करंट एग्जीक्यूटिंग कमांड। मतलब अभी जो कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, हम जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसमें कौन सी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है उसका एड्रेस रखता है, और जो कमांड एग्जीक्यूट हो रही है उसका एड्रेस, और इसके बाद कौन सी कमांड एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस। आ रही है बात समझ में? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, पीसी रजिस्टर क्या करता है? ये करंट कमांड का एड्रेस रखता है, और करंट मतलब जो अभी एग्जीक्यूट हो रही है। इसको ऐसे समझें कमांड को, जैसे मान लिया हमारा जो JVM इसको रन कर रहा है, इस वाली लाइन को, तो इसको एक कमांड मान लो। तो इसका एड्रेस कि ये कहाँ पे है, ठीक है, ये जो लाइन है इसको कहाँ मेमोरी मिली है ये समझ सकते हैं। तो इसका एड्रेस रखता है, प्लस इसके बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? ये वाली, पहले ये वाली हो रही है तो इसका एड्रेस, और इसके बाद कौन सी होगी? ये वाली, ठीक है। तो जो कमांड एग्जीक्यूट हो रही है उसका एड्रेस, प्लस जो कमांड एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है कौन? पीसी रजिस्टर। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, जो पांचवी मेमोरी होती है वो नेटिव मेथड स्टैक। नेटिव मेथड स्टैक क्या होता है? अच्छा, जैसे हम जावा पढ़ रहे हैं, जावा के पहले कौन कौन सी लैंग्वेज थी? जावा के पहले सी थी, C++। जावा के पहले C++ थी, यस सर। ठीक है। अच्छा, इसको C++। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? मान लो कि आपका कोई बड़ा भाई है, वो 12th में है और आप 11th में हो, और मान लिया उसने भी मैथ लिया, आपने भी मैथ लिया, और वो पास हो गया। उसके बाद अगर आपको किताबों की ज़रूरत पड़ी तो आप नई किताब नहीं लाके अपने भाई की किताब ले ली। ऐसा आप लोग करते हो कि जो आपसे बड़े हैं उनकी आप किताब ले लेते हो, नई किताबें नहीं खरीदते? यस सर। यस सर।
तो ऐसे ही क्या सभी होता कर है, हाँ सभी करते हैं। तो ऐसे ही जावा में क्या होता है कि जावा मान लो कुछ मेथड ऐसे होते हैं, कुछ मेथड ऐसे मेथडों की ज़रूरत होती है कि सी प्लस प्लस में वो पहले से लिखे हुए हैं, सी में या सी प्लस प्लस में, मतलब जो पुरानी लैंग्वेजेज हैं उनमें पहले से लिखे हुए हैं कुछ मेथड, ठीक है। और जावा में भी उन मेथडों की ज़रूरत पड़ी, तो हम नया मेथड क्यों लिखें, उन्हीं उन्हीं जो है वो जो पुरानी लैंग्वेज है उन्हीं के मेथड को लिख लें, या उन्हीं की मेथड को कॉल कर लें, या उन्हीं के मेथड को कॉपी करके अपने अंदर रख लें, ठीक है, या उन्हीं के मेथड का यूज़ कर लें। सिंपल भाषा में कहें, जो पुरानी लैंग्वेज है उनमें कुछ मेथड लिखे हुए हैं और हमको अपनी जावा लैंग्वेज में भी उसी मेथड की ज़रूरत है या वही काम कराने की ज़रूरत है, तो हम अपना नया मेथड ना लिख के उसी लैंग्वेज से पुराना मेथड कॉपी कर लें और अपना काम कर लें, ठीक है। तो जो पुरानी लैंग्वेज से जो भी मेथड लेके हम अपनी जावा प्रोग्राम में यूज़ करते हैं वो कहाँ रखते हैं, उसको रखते हैं नेटिव मेथड स्टैक में। तो क्या कहेंगे, नेटिव मेथड स्टैक होल्ड नेटिव मेथड इंफॉर्मेशन। नेटिव का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, मतलब जैसे आपका नेटिव प्लेस क्या है, ग्वालियर, मतलब कहाँ के रहने वाले हो। तो नेटिव का मतलब नेटिव मेथड इंफॉर्मेशन, मतलब मूल कि स्थान। हाँ कि मान लो जावा में हम m1 मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो एक्चुअल में ये m1 मेथड कहाँ से आया है, क्योंकि अगर ये नेटिव मेथड है तो किसी और लैंग्वेज से आया होगा, मान लो सी से आया है, तो इसकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो कौन सी है इस मेथड की, सी, और यूज़ काय में कर रहे हैं, जावा में। तो ये जो m1 मेथड है सी में से हम लेके आए हैं या कॉपी करके लाए हैं, रख रहे हैं किस किस मेमोरी में रखेंगे, तो जो अदर लैंग्वेज से जो भी मेथड लाते हैं यूज़ करने के लिए उसको हम रखते हैं नेटिव मेथड स्टैक में। बात क्लियर हुई? सर ये Yes. सब भी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं क्या? क्या जी? ये सब इंटरव्यू में पूछते हैं क्या सर? अगर इंटरव्यू में पूछते हैं तो हम बताते हैं। इतना आपसे पूछेंगे कि कौन कौन सी मेमोरी होती है, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं, आप क्वेश्चन इस ये जो पढ़ लोगे ना तो 20-25 क्वेश्चन है जो इस पे बनते हैं। जैसे आज मैंने फाइनल कीवर्ड पे आपको दिए थे, वो मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगा। इसको क्लास को पढ़ने के बाद आपको जो क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं आपसे ऐसे ऐसे ही पूछा जाएगा कौन कौन सी मेमोरी होती है। अच्छा, स्टैटिक वेरिएबल कहाँ स्टोर होते हैं, मेथड एरिया में। मेथड एरिया और हीप एरिया में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो पूछ लिया। लोकल वेरिएबल कहाँ स्टोर होते हैं, पीसी रजिस्टर का क्या काम होता है, ठीक है, कौन कौन कितने तरह की मेमोरी होती है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको एक लाइन में तो याद रखना है कि नेटिव मेथड स्टैक मतलब कि नेटिव मेथड स्टैक क्या होल्ड करके रखता है, नेटिव मेथड की इन्फॉर्मेशन। और नेटिव मेथड क्या होते हैं, वो मेथड जो दूसरी लैंग्वेज से लेके आए हैं, मतलब जावा के खुद के मेथड नहीं है, वो किसी दूसरी लैंग्वेज से लेके आए। आई बात समझ में? यस सर। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पे फिर से जाते हैं हम। यहाँ पे यहाँ पे कोई यहाँ तक जो मैंने बता दिया यहाँ तक कोई समझा सकता है, फिर से एक्सप्लेन कर सकता है जो चीज़ हमने पढ़ी है, इस चीज़ को हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। ये आपके सामने इसका डायग्राम भी खुला है। अगर किसी को अच्छे समझ में आया तो कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? नो वन? सर थोड़ा बहुत तो मैं कर सकता हूँ, उसमें क्या है कि जो स्टैटिक वगैरह कौन सी मेमोरी में कहाँ रहते हैं वो भी माइंड में सही फिक्स नहीं है, तो वो तो पढ़ के ही आएगा ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है, देखो, थोड़ा थोड़ा तो बता सकता हूँ उसमें क्या क्या ठीक है, है। ठीक है, चलो चलो छोड़ो, ठीक है। देखो, मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले डॉट क्लास फाइल आई, अब इसको लोड करना है। लोड कौन करेगा, लोडर। कौन सी प्रोसेस में करेगा, लोडिंग में। तो क्लास लोडर, पहले जेवीएम के 3 पार्ट होते हैं, क्लास लोडर सब सिस्टम, रन टाइम डेटा एरिया या मेमोरी एरिया कह लो, या तीसरा एग्जीक्यूशन इंजन। क्लास लोडर सब सिस्टम के 3 पार्ट हुए, लोडिंग, लिंकिंग, इनिशियलाइजेशन। लोडिंग में क्या होता है, लोडिंग में डॉट क्लास फाइल लोड होती है, लेकिन वो किसकी हेल्प से होती है, क्लास लोडर की हेल्प से। क्लास लोडर की हेल्प से होती है, और 3 तरह के क्लास लोडर होते हैं, कौन कौन से, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर और एप्लीकेशन क्लास लोडर। दूसरा पार्ट आता है लिंकिंग। लिंकिंग में 2 पार्ट होते हैं, वेरीफाई और प्रिपेयर। वेरीफाई में क्या होता है, यहाँ पे वेरीफाई होता है बाइट कोड सही बने या नहीं बने।
प्रिपेयर में क्या होता है, जितने भी स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उनको मेमोरी मिलती है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू से उनको इनिशियलाइज कर दिया जाता है। तीसरा फेज होता है इनिशियलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो भी आपके स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उनको उनकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो भी आपने असाइन की है वो मिल जाती है, प्लस आपके जो स्टैटिक ब्लॉक होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लास लोडर सब सिस्टम। उसके बाद मेमोरी एरिया को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है मेथड एरिया। यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी क्लास लेवल की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे क्लास लेवल इंफॉर्मेशन मतलब स्टैटिक वेरिएबल और क्लास का नाम, ठीक है, वो यहाँ स्टोर होंगी। हीप एरिया में क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्टोर होंगे, एरे स्टोर होंगी और इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर होंगे। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल। स्टैक एरिया में क्या होते हैं, आपके लोकल वेरिएबल जैसे आई जे के जो आप डिफाइन करते हो मेथड के अंदर, और मेथड कॉल, जो भी ऐसे आपने मेथड कॉल, ठीक है, ये मेथड कॉल स्टोर होंगे। पीसी रजिस्टर क्या करता है, जो भी आपकी करंट कमांड चल रही है उसका एड्रेस, ठीक है, और करंट कमांड के बाद जो नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस, ये एड्रेस रखता है। नेटिव मेथड स्टैक क्या रखता है, ये उस मेथड की इंफॉर्मेशन रखता है जिसको हम दूसरी लैंग्वेज से यूज़ कर रहे हैं। हमने जावा का मेथड यूज़ नहीं कर रहे, हम दूसरी लैंग्वेज का कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम इस एरिया में रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। तीसरी बात होती है एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन मतलब अब हमारी जो डॉट क्लास फाइल है वो लोड हो गई। लोड होने के बाद उसके जो डिफरेंट पार्ट थे उनको डिफरेंट एरिया में मेमोरी मिल गई। ऑब्जेक्ट बनाया तो हीप मेमोरी में चला गया, स्टैटिक वेरिएबल था मेथड एरिया में चला गया, लोकल वेरिएबल था स्टैक मेमोरी में चला गया, जो भी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है वो पीसी रजिस्टर में मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अगर नेटिव मेथड यूज़ कर रहे हैं तो वो नेटिव मेथड स्टैक में चला गया। अब होता है इसको एग्जीक्यूट करना, इन जो चीज़ों को एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट कौन करता है, एग्जीक्यूशन इंजन। इसके दो पार्ट होते हैं, एक इंटरप्रेटर होता है, एक जेट कंपाइलर होता है। ठीक है, और तीसरा पार्ट मान लो इसका गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, तो इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, जैसे हमने ये कोड लिखा, क्या लिखा, इसे हमारी क्लास है, पब्लिक क्लास है, ठीक है, इसके अंदर हमने एक इंट a=10 लिखा, इसके अंदर एक m1 मेथड है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारा कोड लिखा हुआ है। तो जो इंटरप्रेटर होता है उसका काम क्या होता है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है हमारे कोड को। पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को, एक एक करके एग्जीक्यूट करता है। जेट कंपाइलर क्या करता है, एक संग एक पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट कर देता है, एक बार में पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कर देता है। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्रेटर पूरे कोड को एक बार में एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक, यहाँ तक बात आई समझ में एग्जीक्यूशन इंजन की। यस सर। ठीक है, इसमें दो पार्ट क्या हो गए, एक इंटरप्रेटर एक जेट कंपाइलर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है और जेट कंपाइलर एक साथ पूरे कोड को कंपाइल कर देता है। एक और पार्ट होता है इसमें, वो होता है गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन क्या करता है, देखो, अब जो हीप मेमोरी होती है, हमारी जो मेमोरी बनती है, जो हीप मेमोरी होती है, अब कुछ भी करो मेमोरी तो लिमिटेड ही होती है। ठीक है, अब इतना मान लो आपका कोई रूम है, ठीक है, अब उसमें कुछ आप भरे जा रहे हो, चाहे भूसा भरे जा रहे हो चाहे आलू भरे जा रहे हो, लेकिन एक कैपेसिटी, एक लिमिट तक ही तो भर सकते हो आप, तो उससे ज़्यादा भर सकते हो, एक लिमिट तक भर सकते हो। हेलो, यस सर। ठीक है, यस ओके। सर। यहाँ पर हम एक एग्जांपल और लेते हैं। एक आपका रूम है, उसमें कई सारा इम्पोर्टेंट सामान पड़ा हुआ है, आप भरते गए इम्पोर्टेंट सामान, आपने फ्रिज ले ली, अलमारी ले ली, पलंग ले लिया, सोफा ले लिया, बहुत सारा सामान भर गया। अच्छा, आप कुछ और इम्पोर्टेंट सामान लेके आए, अब इसमें बन नहीं सकता, तो आप क्या करोगे, आपको रखना इसी में है और पहले से भरा हुआ है, क्या करोगे, उसमें से तो थोड़ा सामान बहुत सामान रखते हैं तो बात है। पूरा बाहर कर दोगे। कौन सा सामान बाहर करोगे, जो यूजफुल है या अनयूजफुल है। अनयूजफुल है वो। वेरी गुड, भी होता है। वेरी गुड। तो क्या होता है, जैसे हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना लिए हीप मेमोरी में, भाई हीप मेमोरी भर गई, अब नया ऑब्जेक्ट हमको बनाना है, नए ऑब्जेक्ट के लिए जरूरत नहीं है। तो गार्बेज कलेक्शन का काम क्या होता है, वो जाके चेक करता है कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट यूजफुल है और कौन सा नहीं है। जो यूजफुल नहीं है उसको हटा देगा हीप मेमोरी में से, और जो हमने बनाया उसको यहाँ रख देगा हीप मेमोरी में। ठीक है, तो गार्बेज का मतलब तो कूड़ा कचरा, और कलेक्शन का मतलब कलेक्ट करने वाला, तो कूड़े कचरे को कलेक्ट करने वाला, मतलब जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट है उसको कलेक्ट करने वाला। ठीक है,
तो क्या होता है, हीप मेमोरी से जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट हैं, जिनका यूज नहीं हो रहा, फालतू के पड़े हुए हैं, उनको रिमूव करने का काम कौन करता है, गार्बेज कलेक्शन, ताकि नए ऑब्जेक्ट और जो यूजफुल ऑब्जेक्ट है वो बन सके। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. गार्बेज कलेक्शन भी पार्ट किसका होता है, एग्जीक्यूशन इंजन का। ठीक है, तो ये जेवीएम का आर्किटेक्चर हो गया। ये हमारी डॉट क्लास फाइल कैसे लोड होती है, कैसे कौन सी चीज़ को कहाँ मेमोरी मिलती है, स्टैटिक वेरिएबल को कहाँ मेमोरी मिलती है, कहाँ इनिशियलाइज होते हैं, स्टैटिक ब्लॉक कहाँ एग्जीक्यूट होते हैं, स्टैटिक मेथड कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, मेथड कॉल कहाँ जाती है, लोकल वेरिएबल कहाँ जाता है, लाइन बाय लाइन कैसे कौन एग्जीक्यूट करता है, पूरे कोड को कौन एग्जीक्यूट करता है, अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को कैसे कलेक्ट करते हैं। ये एक आपका जेवीएम का पूरा आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैं देखता हूँ कुछ इसमें बचा हुआ है क्या, मेरे ख्याल में ये हो गया। ठीक है, आपका ये एग्जीक्यूशन, तो ये आपका